ओके, हाय एवरीवन। और आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर वो है थ्योरी ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। मैं हूँ स्वाति शर्मा और इस चैप्टर को आज हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इस पूरी यूनिट की जो वेटेज है वो 12 मार्क्स की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर समझना है मीनिंग ऑफ द वर्ड एग्रीगेट डिमांड। अब देखो, डिमांड तो चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा था कभी 11th क्लास, ठीक है। अभी हमें यहाँ पर पढ़ना है एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है? देखो बेटा, एग्रीगेट वर्ड का मतलब होता है सम टोटल। बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हैं, जब हम सारे के सारे कंपोनेंट्स को ऐड कर देते हैं तो उसका मतलब होता है एग्रीगेट। अभी हम कंपोनेंट्स पढ़ेंगे कि क्या क्या है। डिमांड का मतलब क्या होता है? बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं डिमांड शब्द से, उनको लगता है डिमांड का मतलब वांट है। नहीं जी, डिमांड का मतलब है एक्सपेंडिचर, जो कंट्री में सारे के सारे सेक्टर्स कर रहे हैं किस चीज पर? ऑन बाइंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। सो एग्रीगेट डिमांड को अगर हम एक बार दोनों चीजों को ऐड कर दें तो एग्रीगेट डिमांड की एक डेफिनेशन बन जाएगी दैट एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द सम टोटल एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर। एक वो खर्चा जो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हमने किया नहीं है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इंटेंडेड एक्सपेंडिचर और डिमांड for goods and services in an economy during a financial year. So aggregate demand क्या हो गया? Refers to the sum total intended or expected expenditure or demand for goods and services in an economy during a financial year. एक साल के अंदर जो हमारा financial year होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब हमें पढ़नी है दूसरी चीज कि क्या रिलेशनशिप है एग्रीगेट डिमांड और इनकम में। आप लोग खुद से सोचो, एक इंसान है जिसकी सैलरी ज्यादा है, उसकी इनकम ज्यादा है, तो वो ज्यादा खर्चा करेगा। जिसकी सैलरी कम है वो कम खर्चा करेगा, ठीक है जी। तो वही चीज यहाँ पर भी आती है, एग्रीगेट डिमांड और इनकम। एक देश जहाँ की नेशनल इनकम ज्यादा है वहां पर एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा होगा, एक्सपेक्टेड कंजम्पशन जो है वो ज्यादा होगी। सो व्हेन इनकम इज हाई एक्सपेंडिचर इज मोर, व्हेन इनकम इज लेस एक्सपेंडिचर इज लेस। तो जी कौन सा रिलेशन हो गया? देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके ग्राफ पे। अब एक बार हम देख लेते हैं कि इसका ग्राफ बनेगा कैसे। अब यहाँ पर सबसे पहले एक बार देखते हैं, मैंने यहाँ पर बनाया ये ओरिजिनल एग्रीगेट डिमांड है और ये ओरिजिनल इनकम, ठीक है जी। अब हम कह रहे हैं कि जिस टाइम पर इनकम बढ़ेगी, व्हेन इनकम विल इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड विल इंक्रीज। क्या कह रही हूं मैं? कि जिस टाइम पर इनकम बढ़ेगी उस टाइम पर एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होगा, और जिस टाइम पर इनकम डिक्रीज होगी, व्हेन इनकम विल फॉल, यानी किसी कंट्री की इनकम कम है तो उनका खर्चा भी कम होगा, उनका एक्सपेंडिचर भी कम होगा। व्हेन इनकम इज लेस देन एग्रीगेट डिमांड इज ऑल्सो लेस। अब अगर हम इन पॉइंट्स को मीट करते हैं, कौन से वाले पॉइंट्स बच्चों? देखिए, अगर हम इन पॉइंट्स को मीट करते हैं, ये वाले पॉइंट्स, तो हमारी एक अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाएगी। लाइन एक बार ड्रॉ करते हैं, ये हमारी एक लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है ना। इस लाइन को अगर मैं इधर मीट करवाऊंगी, इफ आई मीट दिस लाइन ओवर हियर, तो ये कुछ इस तरीके की लाइन फॉर्म होगी। देखिए, तो आप देख पा रहे हो कि ये लाइन जो है ये ओरिजिन को टच नहीं कर रही है, कि अबव द ओरिजिन स्टार्ट हो रही है। ये हमारा ग्राफ होता है एग्रीगेट डिमांड का, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कभी जीरो नहीं होती। कभी आपने सोचा है कि कोई इंसान बिना कंज्यूम करे जिंदा रह ले? कुछ तो खाएगा, कुछ तो पिएगा। तो एग्रीगेट डिमांड कभी भी जीरो नहीं होती। पूरी कंट्री चाहे दूसरे देश से पैसे को उधार ले या अपनी पुरानी सेविंग्स को इस्तेमाल करे, लेकिन कंजम्पशन तो होगा। तो इसीलिए एग्रीगेट डिमांड जो है एक्सपेंडिचर पे डिपेंड करती है, और एक्सपेंडिचर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है, एग्रीगेट डिमांड इज नेवर बी इक्वल टू जीरो। द लाइन ऑफ एग्रीगेट डिमांड ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम बाय एक्सिस। हमेशा वो बाय एक्सिस से स्टार्ट होगी। बाय एक्सिस को हम और क्या बोलते हैं? वर्टिकल एक्सिस। एंड इट इज एन अपवर्ड स्लोपिंग लाइन which shows that aggregate demand and income are directly proportional to each other. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ रही है और एक चीज के कम होने से दूसरी चीज कम हो रही है। सो इसी तरीके से एडी और वाई दो वेरिएबल हैं जो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
है। ठीक है जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, बट नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले फटाफट से इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए जी, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट एंड नाउ वील कंटिन्यू फर्दर। ओके, अभी आ जाते हैं अगले पार्ट पर। यहां पर आप लोगों को 1 मार्क का क्वेश्चन दिख सकता है दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स विद रीजन। अच्छा, बहुत बच्चों को आंसर पता होता है कि ट्रू है या फॉल्स है, लेकिन उनको रीजन नहीं पता होता, उसकी वजह से उनका 1 मार्क कट जाता है। ठीक है, सीबीएसई में बड़ी समस्या है कि हर एक चीज का आपको रीजन देना पड़ता है। सो जी, इसका आंसर है ट्रू। यस, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिकॉज एज द इनकम लेवल इंक्रीजेस, जैसे जैसे देश में इनकम लेवल इंक्रीज होगा लोगों का, उनकी परचेजिंग पावर भी इंक्रीज होगी, ड्यू टू विच एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस, हेंस देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एडी एंड वाई। तो जी हम एक बार देख लेते हैं कि बोर्ड्स में क्या चीज देखी जाती है। हर एक टीचर आपके आंसर में ढूंढेगा वर्ड परचेजिंग पावर, मिल गया तो यू विल गेट मार्क्स। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड इनकम के साथ इसलिए बढ़ती है क्योंकि कंट्री में परचेजिंग पावर जो है वो भी लोगों की साथ साथ इंक्रीज हो रही है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अभी मैंने एक चीज बताई थी जब चैप्टर शुरू करा था, मैंने बोला था एग्रीगेट का मतलब होता है सम टोटल। अब सम टोटल किस चीज का, मैंने बताया था सम टोटल ऑफ सम कंपोनेंट्स। ये जो सम टोटल है, दीज आर सम टोटल ऑफ कंपोनेंट्स। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे इन कंपोनेंट्स। 4 कंपोनेंट्स होते हैं जी एग्रीगेट डिमांड के। क्या क्या, देखो सर, सबसे पहला एग्रीगेट होता है हाउस होल्ड। अब हाउस होल्ड कौन हो गया, हाउस होल्ड का मतलब है कंज्यूमर्स, कंट्री में जितने भी लोग हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, तो सबसे पहले आ गया हाउस होल्ड। अब हाउस होल्ड क्या करेगा, अपने लिए खर्चा करता है हाउस होल्ड। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो भी खर्चा कोई कंज्यूमर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में करता है, यानी अपने लिए खरीदने के लिए करता है, उस सेक्टर को हाउस होल्ड सेक्टर कहा जाता है। और जो ये इस पे खर्चा कर रहे हैं उसको कहा जाता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब दूसरा सेक्टर आ गया जी फर्म। अब ये फर्म क्या करेगा, एक मशीन थी उसके पास, सपोज कोई भी फर्म है तो लेट्स से उसके पास एक मशीन थी। अब उसने अगले साल सोचा कि चलो भाई एक और मशीन खरीद ली जाए। एक मशीन पहले से थी, मशीन कौन सा गुड होता है, कैपिटल गुड। क्या होते हैं कैपिटल गुड, जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे कि मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट्स। तो मशीन थी उसके पास एक, उसने सोचा अगले साल चलो एक और मशीन खरीदी जाए। उसने क्या करा, इस कैपिटल गुड में एडिशन किया, फॉर्मेशन किया। तो फर्म क्या कर रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन। Addition made to the capital good is known as investment. It is also known as capital formation. Firm sector does investment. Firm क्या कर रही है, investment कर रही है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं तीसरे सेक्टर पे। तीसरा सेक्टर कौन सा हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर, यानी सरकार। सरकार क्या करती है, सरकार वो खर्चा करती है जिससे लोगों के नीड्स फुलफिल हो सके, कॉमन नीड्स। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके या मेरे पर्सनल नीड्स को फुलफिल करेगी गवर्नमेंट, नहीं। गवर्नमेंट सबके नीड्स को बराबर तरीके से आंकती है। हर एक किसान का जो नीड है, गवर्नमेंट का ये रोल है कि वो सबके नीड्स को फुलफिल करे। सो गवर्नमेंट डज एक्सपेंडिचर टू फुलफिल द कॉमन नीड्स ऑफ द सोसाइटी, जिसके लिए उन्हें कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना पड़ता है, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन की दुकानें। राशन की दुकानों में सामान डालने के लिए पहले सरकार उन सामान को, उस राशन को खरीदती है। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। चौथा सेक्टर आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर में क्या चीज हो सकती है, किस चीज का कंजम्पशन किया जा सकता है, या तो हम चीजों को दूसरे देश में एक्सपोर्ट करेंगे, या हम चीजों को दूसरे देश से भाई खरीदेंगे, ऐसा ही तो करते हैं। सो इट डिमांड्स फॉर नेट एक्सपोर्ट। क्या हो गया नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, दैट इज एक्स माइनस एम। तो जी हाउस होल्ड ने करा कंजम्पशन, क्या किया हाउस होल्ड ने, हाउस होल्ड ने किया कंजम्पशन, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, सी से। फर्म ने किया इन्वेस्टमेंट, जिसको किससे डिनोट कर रहे हैं, आई से। गवर्नमेंट ने किया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको किससे डिनोट कर रहे हैं, जी से। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जिसको कैसे डिनोट कर रहे हैं, एक्स माइनस एम।
तो हमने एग्रीगेट डिमांड की एक डेफिनेशन लिखी थी दैट इट रेफर्स टू सम टोटल डिमांड और इट रेफर्स टू द सम टोटल एक्सपेंडिचर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। तो सम टोटल डिमांड हमारी क्या हो गई? सम टोटल डिमांड में आ गया हमारा ये सम टोटल डिमांड मतलब चारों सेक्टर्स की डिमांड क्या है? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू हाउसहोल्ड का कंजम्पशन, फर्म का इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का x माइनस m। सो AD इज इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G प्लस x माइनस m। तो फॉर्मूला हमारा AD का क्या हो गया? C प्लस I प्लस G प्लस x माइनस m। ठीक है जी। तो आज हम लोगों ने जो चीजें कवर करी हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेट डिमांड समझा है कि एग्रीगेट डिमांड होता क्या है, एग्रीगेट डिमांड का इनकम के साथ क्या रिलेशन होता है, एग्रीगेट डिमांड की जो लाइन है वो बाय एक्सिस से स्टार्ट होती है, वो कभी जीरो नहीं हो सकती, और एग्रीगेट डिमांड और बाय जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर हमने पढ़ा कि एग्रीगेट डिमांड क्यों बढ़ता है इनकम के इंक्रीज होने के साथ, क्योंकि जब इनकम बढ़ती है तो लोगों की परचेजिंग पावर यानी इकोनॉमी में लोगों के पास पैसा ज्यादा है खर्च करने के लिए, तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। फिर हमने 4 कंपोनेंट्स पढ़े, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और लास्ट में हमने पढ़ा कि भाई ये जो एग्रीगेट डिमांड है इसका फॉर्मूला क्या है? AD इज इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G प्लस x माइनस m। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ठीक है जी। तो इस वीडियो को देखिए और मैं और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आती रहूंगी। चलिए जी, ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू।